गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे लेसन फेडरलिज्म और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को कौन सी चीज़ें हैं जो फेडरल कंट्री बनाती है। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक है। आपने श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में स्टडी किया। श्रीलंका में ओनली 2 लैंग्वेज ग्रुप्स थे। श्रीलंका में कौन कौन से भाई? सिन्हेला और तमिल्स। तो बहुत छोटा कंट्री है, वहाँ पर फेडरलिज्म को अडोप्ट नहीं किया गया। लेकिन इंडिया बहुत वास्ट कंट्री, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। सेवरल लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। तो इंडिया में फेडरल कंट्री या फेडरलिज्म को अडोप्ट करना एक मेजर प्रॉब्लम रही। आफ्टर इंडिपेंडेंस कब मिली इंडिया को? इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 के बाद इंडिया के सामने जो मेजर प्रॉब्लम थी वो यही थी कि इंडिया को कैसे एक यूनाइट कंट्री के रूप में डेवलप किया जाए, कैसे इसकी यूनियन बनाई जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ब्रिटिश कंट्रोल एरिया थे, कुछ प्रोविंसीज थी जो किसी प्रिंस या किंग के द्वारा रूल की जाती थी। तो इंडिया में 1947 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तो इन सभी प्रोविंसीज और ब्रिटिश जो स्टेट्स थे उनको यूनाइट करके एक कंट्री बनाया गया जिसको नाम दिया गया यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का नाम दिया गया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म वर्ड है वो कहीं पर भी यूज नहीं किया गया। फेडरलिज्म जो वर्ड है नॉट यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ जो कहा गया वो कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या कहा गया भाई? यूनियन ऑफ स्टेट। तो इस तरह से इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और इसके बाद जो भी इस यूनियन ऑफ स्टेट्स के पार्ट बने उन स्टेट्स को या उन प्रोविंसीज को इंडिया से सेपरेट होने का जो परमिशन है या राइट है वो नहीं दिया गया। अब इंडिया में जब फेडरलिज्म वर्ड यूज़ नहीं किया गया तो कौन सी चीज़ें हैं इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है? तो आप इसको समझने के लिए जो फेडरलिज्म की 7 फीचर्स हमने पढ़ी, 7 फीचर्स, उनकी तरफ लौटेंगे या उनसे हम शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फीचर थी फेडरलिज्म की, मोर देन 2 लेवल ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट। मोर देन या 2 और मोर देन 2, मिनिमम 2 होनी चाहिए भाई। मिनिमम 2 और मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो आप यहाँ बताइए कि इंडिया में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं? इंडिया में 2 लेवल पे गवर्नमेंट है? यस है। पहली है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका दूसरा नाम है यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। सेकंड जो गवर्नमेंट है वो है स्टेट गवर्नमेंट, जिसको क्या नाम दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये इंडिया में 2 लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं वो अडोप्ट की गई है। अब इन दोनों गवर्नमेंट का जो ज्यूरिसडिक्शंस है, ज्यूरिसडिक्शंस क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन मीन्स कार्य क्षेत्र। जो इनका वर्किंग जो फील्ड है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफाई किया गया है, उसको डिस्क्रिप्टिव रूप में अडोप्ट किया गया है कि कोई भी इन दोनों गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शंस को लेकर के क्लैसेज अराइज ना हो। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे पावर शेयरिंग जो मेथड है वो यूज़ किया गया है, पावर शेयर। तो पावर जो शेयर की गई है इंडियन गवर्नमेंट्स में वो 3 लेवल पे की गई है। पहली यूनियन लिस्ट, फर्स्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें
सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पावर्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, उनको शामिल किया गया है। कितने सब्जेक्ट भाई? 97। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो? जैसे करेंसी का, करेंसी, और उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय मामले जो भी हैं, बैंकिंग सिस्टम है, रेलवे का है, पोस्ट है, ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं 97 सब्जेक्ट्स में शामिल किए गए हैं। एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट। इन यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर डिसीजन लेने की जो पावर दी गई है वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को दी गई है। कौन सी गवर्नमेंट को? यूनियन गवर्नमेंट को। यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। यूनियन गवर्नमेंट ही उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है, डिसीजन ले सकती है। तो कितने सब्जेक्ट हैं इसमें? 97। सेकंड जो लिस्ट शामिल की गई है वो है स्टेट लिस्ट। कौन सी भाई? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं वो है 66। कितने भाई? 66। कौन कौन से? ट्रेड के, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट लिस्ट के हैं 66। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर पावर जो दी गई है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है और स्टेट गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स के ऊपर डिसीजन ले सकती, इनके ऊपर लॉज बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट है उनमें इन मामलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। थर्ड नंबर पे जो आता है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। थर्ड नंबर कौन सी है भाई? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट हैं भाई? 47। कौन कौन से हैं? इसमें एजुकेशन का है, एजुकेशन और फॉरेस्ट, इरिगेशन, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट में डिसीजन लेने की जो पावर है बोथ गवर्नमेंट्स को है, यूनियन गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। दोनों गवर्नमेंट को पावर दी गई है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर दोनों गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है डिसीजंस को लेकर के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजंस है उसको अडोप्ट किया जाएगा, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप की है जिनमें इनकी पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिसाइड किया गया है। इसके बाद एक और लिस्ट है जिसको नाम दिया गया है रेजिडरी पावर्स। रेजिडरी पावर्स, रेजिडरी पावर्स वो ऐसे सब्जेक्ट्स जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे वो सब्जेक्ट्स इमरजेंस में नहीं थे, जो बाद में इमरजेंस में आए। उनके ऊपर पावर बनाने की है, उनके ऊपर डिसीजन लेने की जो पावर है वो यूनियन गवर्नमेंट को दी गई है। ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं? जैसे कंप्यूटर का सब्जेक्ट, कंप्यूटर उस टाइम पे नहीं था, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना बाद में इमरजेंसी में आया। या कोई ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे एरियाज जो इन दोनों तीनों लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, उन लिस्ट पे डिसीजन लेने की जो पावर दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, उन्हें रेजिडरी पावर्स में शामिल किया गया है। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाता है कि इंडिया में गवर्नमेंट्स के बीच में पावर है वो शेयर की गई है और ये इनका स्पेशल ज्यूरिसडिक्शंस हैं वो डिसाइड करता है। ठीक है भाई, तो ये इंडिया को फेडरल स्टेट्स बनाने से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। आई थिंक आपको सभी को समझ आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।